मैंने कभी, आपने पहले भी मुझसे इंटरव्यू से पहले आपने सवाल पूछना तो मैंने आपको बोला ना कि जब तक बिल नहीं पढ़ूंगा तब तक टिप्पणी कैसे करूंगा। आप तो लोग सवाल पूछ सकते हो, लेकिन मुझे बिना जानकारी के मैं जवाब नहीं देना चाहता, और आपको पहले बताया फिर भी आपने सवाल पूछा। हाँ, आप दोबारा पूछ लीजिए। सर ये पत्रकार तो काम ठीक नहीं है। तो अगर ऐसे ही आप काम करते रहोगे ना तो फिर आपको जानकारी भी नहीं मिलेगी। वो तो हम देख रहे हैं, देखिए मीडिया भी नहीं चला रहा ये बात। जो टीयर गैस चल रही है कितने दिनों से चल रही है, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा। कुछ लोग मिड डे चला रहा होगा, बट मैं बाय एंड लार्ज हाँ बाय एंड लार्ज नहीं चला रहे। तो रियलिटी है ये, मतलब कि आप उनको दरकिनार कर दो, वो अलग अलग बात है। अब रियलिटी हम भी जानते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो कोई बात नहीं, चलता है वक्त। देखिए वक्त बदलता है, वो बदलेगा भी। सर पार्लियामेंट में आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे, सबसे पहले राहुल गांधी भी कहेंगे। बतौर नेता आप प्रधानमंत्री की आज रिप्लाई को क्या कैसे उम्मीद आप रखेंगे उनके भाषण से, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किन किन इश्यूज को वो आज रेज करें? देखिए पहली तो बात यह है कि संविधान की जो मर्यादा है उसके बारे में तो चर्चा हो ही नहीं रही। आरोप प्रत्यारोप, कोई कहता है कि आपने ये नहीं कहा, कोई कहता है कि नहीं आप 1975 में क्या कर रहे थे। हाँ, एक संविधान बना कैसे, क्यों बना, किस लिए बना, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपनी मतलब जिंदगी एक हमारी स्वतंत्रता के लिए कुर्बान कर दी। किस लिए की? ताकि हमारा राष्ट्र आगे बढ़ के जो सबसे गरीब आदमी हैं उसके बच्चों को शिक्षा मिले, भुखमरी ख़त्म हो, बीमारी ख़त्म हो, अस्पताल अच्छे हों, और लोगों को रोज़गार मिले, और किसी के साथ मतभेद ना हो, नफ़रत नहीं फैलाई जाए। ये सब मर्यादा थी ना संविधान की। तो कोई भी इस पे चर्चा कर रहा, और प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, फिर आरोप लगाएंगे कांग्रेस के ऊपर या विपक्ष के ऊपर। हाँ, मतलब कि संविधान ये चाहता था कि जो चुनी गिनी चुनी सरकारें जो चुनाव के वक्त जनता ने भेजी हों, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे कहीं और हो, उनको मतलब कि खरीदो फरोख्त करके गिरा दो। ये संविधान की मर्यादा थी। 10 शेड्यूल का दुरुपयोग करो, ये संविधान की मर्यादा थी। करोड़ों करोड़ों रुपए के आप इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के अपने आप को आप 6000 करोड़ का अपने आप को फायदा दिला दो। क्या ये संविधान की मर्यादा थी? उसमें कोई बात कर रहा है, कोई चर्चा हो रही है? किसी ने पूरी तरीके से संविधान पढ़ा भी है कि नहीं? ये डिबेट क्यों हो रही है? क्योंकि विपक्ष चाहता था कि एक विषय पे डिबेट हो, पार्लियामेंट चल नहीं रहा था, तो एक मतलब कि समझौता सा हुआ, चलो संविधान पे डिबेट कर लेंगे। मतलब कि संविधान भी डिबेट हो रही है, वो भी समझौते के बाद। ये क्यों नहीं कि संविधान की कोई मर्यादा समझ रहा है कि किस लिए हमारा संविधान बना था। हमारे जिन्होंने संविधान बनाया था, जिन्होंने ये रिपब्लिक बनाई थी 26 नवंबर 1950 में, उनकी एक कुछ आकांक्षाएं थी, कुछ सपने थे कि देयर शैल बी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यही था ना सब, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जिस देश में देश की संपत्ति मतलब कि 40-50% संपत्ति 1% लोगों में है, तो कौन सी जस्टिस इकोनॉमिक की बात कर रहा? सोशल जस्टिस, जहाँ जो दलित लोगों की लिंचिंग होती है वो सोशल जस्टिस हो गया। कास्ट मतलब के सारा सिस्टम कास्ट के आधार पे जो चल रहा है,
जो ही डोमिनेंट कास्ट किसी स्टेट में है उन्हीं के लोग नियुक्त होते हैं। ये सोशल जस्टिस हो गया। और पॉलिटिकल जस्टिस ऐसा होता है कि आप सरकारें गिरा दो, मतलब कि पैसों का, मतलब कि ऐसा दरिया चल रहा है पैसों का चुनाव के वक्त, और फिर बात करते हो आप संविधान की। अरे ये सत्ता का लोभ है, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और हम देख रहे हैं और बात संविधान की करते हैं। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कोई ऐसी संविधान की मर्यादा के बारे में बात करेंगे। वही होगा, मजाक होगा लोगों के ऊपर, मतलब कि उनके नीतियों भी नहीं, व्यक्तिगत रूप से आक्रमण करेंगे। तो ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। बाकी तो बात छोड़ो, कुछ सारी संस्थाएं इन्होंने कब्जा कर लिए, और जिस तरह से आपका मीडिया चलता है वो तो एक शर्मनाक बात है। आपका मेन स्ट्रीम मीडिया कर क्या रहा है? आपका इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? एक वक्त था कि इलेक्शन कमीशन में जब भी चुनाव होता था शाम को आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। इलेक्शन कमीशन बताते हैं कि इस वक्त इतनी वोटिंग हुई है, हाँ, और अभी कुछ लोग दूर से अभी रिजल्ट आने हैं, या पोस्टल बैलेट अभी गिने नहीं गए, लेकिन इतनी वोटिंग हुई है, इतना परसेंटेज हुआ है। वो तैयार ही नहीं है आज इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को, और कहते हैं कि जी 8% वोट बढ़ गया। उस समय बताया जाता था कि भाई ये बढ़ गया, किस लिए बढ़ा, किस वजह से बढ़ा, ये भी बताया जाता था कि पोस्टल बैलेट आ रहा है, या वोटिंग जो जहां वोट हुआ है वो दूर, उसकी अभी इंफॉर्मेशन नहीं आई। बताया जाता था, बाकायदा इलेक्शन कमीशन बताती थी। तो इलेक्शन कमीशन का हाल आप देख रहे हो। आप ब्यूरोक्रेसी का हाल देखो कि जो आज के दिन उस ब्यूरोक्रेसी की नियुक्ति होती है जो इनका आदेश माने। वो ब्यूरोक्रेट कहाँ चले गए जो खड़े होकर बोलते थे कि मंत्री जी ये सही नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए? वो कहाँ गई ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी खत्म। गवर्नर इस देश के क्या कर रहे हैं? वो राजनीति कर रहे हैं। गवर्नर राजनीति करेगा, इलेक्शन कमीशन इनके पक्ष में काम करेगा, मेन स्ट्रीम मीडिया इनके गुण गाएगा, हाँ, और कुछ जज ऐसे लोग हैं जो भाषण देंगे, और कोई कहता है कि मैं तो बीजेपी का ही था, हमेशा बीजेपी का रहा हूं, और फिर टिकट मिलती है, फिर लोकसभा में आ जाते हैं। ये कौन सी संविधान की बात है? इनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है, इनको केवल सत्ता से लेना देना है। तो वही चर्चा चल रही है। सर किरण रिजिजू जी ने अभी, क्योंकि वो बोल रहे थे लोकसभा में, उस बीच क्योंकि जो आपने बात उठाई कि संविधान की कोई बात नहीं करता, उन्होंने कहा कि मर्यादा की बात नहीं करता। आपने सर और भी चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने इस बात कहा, एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, कि सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया कि यूरोपियन यूनियन में 48% लोग भेदभाव का शिकार हुए। उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अन्य जगह, हम भेदभाव का शिकार नहीं है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि अन्य जगहों पर माइनॉरिटी को लेके, लेकिन जब वहाँ दिक्कतें होती हैं तो फिर भारत ही क्यों चुनते हैं जहाँ पे वो सुरक्षा मांगते हैं? फिर ये कहा जाता है कि मुसलमान यहाँ सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं है, नैरेटिव बनाया जा रहा है। नहीं, नैरेटिव कौन बना रहा है? कौन बना रहा है नैरेटिव? आप बताइए। नैरेटिव तो इन्होंने ये बनाया है ना, शुरुआत तो इन्होंने की है ना। ये जो हेट स्पीच का नैरेटिव हमने बनाया है, बताइए आप। कब्रिस्तान की जब ये बात करते हैं तो हम करते थे, प्रधानमंत्री जी नहीं करते थे? करते थे ना। और कोई बोलता था? और गोली मारो किसने कहा? हमने कहा था। ये केवल मेजॉरिटी वोट बैंक पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। रियलिटी तो ये है। और हम भी चाहते हैं कि हमारे हिंदुओं की
बांग्लादेश में पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, और अगर बांग्लादेश हमारी माइनॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी खिलाफ करेगा, हम खड़े होंगे, उनके पक्ष में खड़े होंगे। तो कहने का मतलब क्या है? नैरेटिव तो इनका चलाया हुआ है, इनको एक फॉर्मूला मिल गया है। वो फॉर्मूला ये है कि एक कम्युनिटी की, मतलब कि ऐसे बताओ कि वो अलग है, हम हैं और वो हैं, अस वर्सेस देम। ये नैरेटिव है इनका। ये 2014 से चला आ रहा है, लव जिहाद, फ्लड जिहाद, हाँ, हेट जिहाद, क्या है? सर, संभल में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। वहां मस्जिद से बिजली चोरी का खुलासा किया एक तरफ, और दूसरी तरफ पिछले 4 दशकों से एक मंदिर बंद थी, उसको भी खुलवाया है। इस बारे में प्रशासन की वहां कार्रवाई जारी है। नहीं, मुझे नहीं मालूम है, मुझे इस बात का पूरा मालूम नहीं है, तो मैं कैसे जवाब दूंगा। जो भी कोई, देखिए, जो भी गलत काम करता है, कोई भी हो वो, उससे आप किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है ना? Sir, in the RG car matter, the CBI failed to file a charge sheet which has led to the bail of the principal of the medical college. What does this say about the CBI and the way the central agency? Well, CBI, I'm sure did its very best to try and find out if the individual was involved in one way or the other, because I think as far as the principle, the individual is concerned who got default bail, I think the allegations against him were of corruption, I believe. That's allegedly, because that was sought to be mentioned in court. So it has nothing to do actually with the crime. That's what I understand, but I may be wrong. But the fact of the matter is that if they have not been able to find anything, despite their best efforts within the time period, then obviously that gentleman is on bail. But that doesn't prevent them to still file a charge sheet. All that will happen is that he'll continue to be on bail. सर, सोमवार को सर वन नेशन वन इलेक्शन बिल फॉर्म में आ सकता है। आप पूर्व में कानून मंत्री रह चुके हैं। नहीं, पर पहले तो बिल पढ़ूंगा ना भैया। मैंने कभी, आपने पहले भी मुझसे इंटरव्यू से पहले आपने सवाल पूछना, तो मैंने आपको बोला ना कि जब तक बिल नहीं पढ़ूंगा तब तक टिप्पणी कैसे करूंगा। आप तो लोग सवाल पूछ सकते हो, लेकिन मुझे बिना जानकारी के मैं जवाब नहीं देना चाहता, और आपको पहले बताया, फिर भी आपने सवाल पूछा। हाँ, आप दोबारा पूछ लीजिए। सर, ये पत्रकार का काम ठीक नहीं है। जब मैंने आपको बता दिया कि भाई जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, फिर आपने सवाल क्यों पूछा? तो अगर ऐसे ही आप काम करते रहोगे ना, तो फिर आपको जानकारी भी नहीं मिलेगी। सर, खैर, एक बड़ा पूरा अपोजिशन किसानों की बातों को उठा रहा है। पिछले कई और किसान बैठे भी हैं सर। आज फिर उन्होंने कोशिश की कि वो दिल्ली की तरफ आए, लेकिन फिर टीयर गैस उन पर छोड़ा गया। वो तो हम देख रहे हैं, देखिए, मीडिया भी नहीं चला रहा ये बात। जो टीयर गैस चल रही है, कितने दिनों से चल रही है, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा। कुछ लोग मिड डे चला रहा होगा, बट मैं बाय एंड लार्ज हाँ, बाय एंड लार्ज नहीं चला रहे। तो रियलिटी है ये, मतलब कि आप इनको दरकिनार कर दो, अलग बात है। अब रियलिटी हम भी जानते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो कोई बात नहीं, चलता है वक्त। देखिए, वक्त बदलता है, वो बदलेगा भी। सर, किसानों की मांग पे थोड़ा सा देखिए, ऐसा सबसे दुख की बात यह है कि किसान की मेहनत से देश की जनता को जो भी खाने की वस्तुएं मिलती हैं, किसान की मेहनत से। अगर वो चाहता है कि उसको एक अच्छा दाम मिलना चाहिए, देखिए, किसान के पास है क्या? ज़मीन और उत्पादन के सिवा है क्या? को किसान कोई और देखिए, 70-80% किसान इस देश के लैंड होल्डिंग्स होती बड़ी कमती हैं, तो उसके पास साधन क्या है? कुछ भी नहीं। उसके पास पैसा नहीं, कैपिटल नहीं। हाँ, और अगर वो बैंक से बोरो करे, हाँ, और उसकी फसल खराब हो जाए, तो बैंक को पैसे वापस देने की साधन नहीं, इसलिए लोन्स माफ़ किए जाते हैं। ये तो किसानों की हालत है।
वो अगर किसान आपका यहाँ आकर दिल्ली में आकर कह रहा है कि मुझे मुआवजा मिलना चाहिए, मुझे मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए, और आपके इनपुट्स के दाम है वो बढ़ चुके हैं, वो तो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ते हैं ना, तो उतना मेरा जो मुझे वेतन मिलता है वो उतना नहीं बढ़ा, तो मैं कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन चर्चा ये हो रही है कि हमने तो दे दिया सब कुछ, यही कह रहे हैं ना, हमने तो सब कुछ दे दिया अभी, तो फिर बेचारे किसान क्यों वहाँ खड़े हैं? इनको पॉलिटिक्स तो है नहीं। तो अपनी ज़िंदगी किस तरह से वो बिताएं और उनको अच्छा दाम मिले, ये ज़रूरी है। हम ये तो डरते हैं, देखिए कि जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, ये डरते हैं कि देखिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उसको सस्ते दाम पे ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। तो हमें जो कंज्यूमर है उसका ज़्यादा ख्याल है, जो उत्पादन करता है उसका कम ख्याल है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक पॉलिसी फ्रेमवर्क गलत है, क्योंकि आपको किसान को तो ठीक मुआवजा मिलना ही चाहिए, और जितना जितना, मैं तो सिर्फ एक फार्मूला होना चाहिए कि जैसे इनपुट कॉस्ट बढ़ती रहें वैसे ही किसान को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। और ये बिल्कुल जायज़ मांग है उनकी, और ये टीयर गैस जो चला रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली रोएंगे यही। सर, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने भी अमित शाह को पत्र लिखा है और उनसे समय मांगा। अरे देश के लॉ एंड ऑर्डर की बात करो ना, दिल्ली तो है सो है। देश में लॉ एंड ऑर्डर क्या हो रहा है? मतलब कि आप मणिपुर को 1 साल से ज़्यादा हो गया, आप संभाल नहीं पाए। वहाँ ना लॉ है ना ऑर्डर है। दिल्ली तो फिर भी राजधानी है। आप देखो कहीं जाकर, ये टीयर गैस चला रहे हो, ये लॉ एंड ऑर्डर है? वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप बात नहीं करना चाहते। ये तो इस देश में तो जो बैठे हुए हैं सत्ता पक्ष के लोग, वही चला रहे हैं, वही तो लॉ है और वही ऑर्डर है। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.